एसएससी सीजीएल 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है। अभी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करे हैं, खासकर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि क्या कारण होते हैं, किन रीजनों से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट होते हैं। पिछले सालों की अगर हम बात करें, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सिलेक्शन पोस्ट की भी बात करें हम, जब से इन्होंने खासकर आपका ऑनलाइन यानी कि लाइव फोटो वाला पार्ट स्टार्ट करा है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो इन सभी मुद्दों को इसमें हम कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी मिस मत करिएगा। ये आपका स्टार्टिंग फेज है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, और अगर आप इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी करते हैं तो एक बहुत ज़्यादा आपके लिए आगे रिग्रेट रहता है, क्योंकि आगे एसएससी दोबारा मौका नहीं देती है इसको करेक्ट करने के लिए। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जो भी ग्रुप के एडमिन सुन रहे होंगे, इसको अपने ग्रुप में पोस्ट करिएगा, सभी तक ये बात पहुंचे। जो लोग भी अपने सवाल, अपने ग्रीवेंसेस, कास्ट सर्टिफिकेट या किसी भी चीज़ को लेके लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे इंस्टाग्राम और ट्विटर प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वहाँ आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टेंट रिप्लाई आपको ट्विटर पे मिल जाएगा। ट्रैफिक कम है, लोग कम है, तो अगर आपको कोई अर्जेंसी है आप वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने की। अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है, लास्ट डेट 24 तारीख रखी गई है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ते। हम लोग भी जब अपना एग्जाम लिखा करते थे उस टाइम पर भी तो एप्लीकेशन फॉर्म हम भर देते थे, लेकिन अभी कुछ सालों से जब एसएससी स्ट्रिक्ट हुई है, एप्लीकेशन रिजेक्ट होने वाले केसेस आए हैं, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे पहला जो रीजन रहता है रिजेक्ट होने का एप्लीकेशन फॉर्म, वो है आपका फ़ोटो। सीएचएसएल की बात कर लें, जो पीछे भी फॉर्म गया है, काफ़ी केसेस देखने को मिले हैं रिजेक्शन की, जिसमें बल्क में जो दिक्कत आई है वो फोटोग्राफ को लेकर के ही आई है। लाइव फोटो अपलोड करना है। लाइव फोटो में आपको ध्यान रखना है कि आप चश्मा, भले पावर का चश्मा है, उसको आप नहीं पहनोगे, मास्क नहीं है, सर पे कैप नहीं होनी चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है फोटोग्राफ को अपलोड करते समय। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए फोटोग्राफ है। दूसरा जो कारण अभी रिजेक्शन का आ रहा है वो है सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए आपका जो सिग्नेचर है वो ब्लर नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, वो लाइव नहीं है आपका। 10 से 20 केबी के अंदर जो मेमोरी साइज होनी चाहिए वो 10 से 20 केबी के अंदर होनी चाहिए। बड़ा करने पर ये देख लीजिएगा कि अगर आप उसको जूम कर रहे हैं तो कहीं वो फट तो नहीं रहा। और जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसको ध्यान रखिएगा। कई सारे कैंडिडेट बहुत तरह के सिग्नेचर अपने रखते हैं, और जब वो एप्लीकेशन वहाँ पर जाते हैं तो उनको दिक्कत आती है जब एग्ज़ाम लिखते हो आप, बिकॉज कमीशन कॉपी जो आपकी आती है वहाँ सिग्नेचर रहता है और आपको वहाँ भी साइन करना रहता है। कई जगह पे आपका साइन होगा, तो साइन आप वही रखिएगा जो आप यूज़ करते हैं, जिससे कि आप आगे जितने भी राउंड होंगे आपके टियर 1, टियर 2 या फिर डिपार्टमेंट में भी आपको दिक्कत फेस ना करना पड़े। तो ये दो कारण जो होते हैं, फोटोग्राफ आपका और सिग्नेचर, ये दो कारण होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होने के। अब मैं आपको आगे की जो चीज़ें बता रहा हूँ, इसको लेकर के कैंडिडेट पूरे एग्जाम टाइम में परेशान रहते हैं। दूसरा हो सकता है कि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे वहाँ पर भी अगर आपने यहाँ कुछ गड़बड़ी करी तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत देखने को मिल सकता है। डिपार्टमेंटल डीवी में आपको इश्यू आ सकता है। तो इसीलिए आप अभी जो बातें आपको आगे बता रहा हूँ, इससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आप एग्ज़ाम तो दे लेंगे, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या पोस्ट प्रेफरेंस जब आप भरेंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो अगर हम गलती की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम और कैटेगरी। ये तीन चीज़ ध्यान से सुन लीजिए आप, कि जो आपका नेम है, आपकी जो जन्म तिथि है और जो आपकी जाति है यानी कि कास्ट है, उसको ध्यान से भरिएगा, क्योंकि ये दो तीन चीज़ें हैं आपकी, कभी चेंज नहीं होती एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो। बाकी अगर आपके फादर के नेम के स्पेलिंग में कोई भी दिक्कत है, बाकी जितनी भी डिटेल्स आप भर रहे हो, राइट, उन सब में आपका एफिडेविट से या कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेट है आपका। लेकिन अगर ये तीन दिक्कतें आपकी आती है आपके नेम में, और नेम से भी ज़्यादा जरूरी जो है वो डेट ऑफ बर्थ आपका और कैटेगरी है। कैटेगरी को लेकर के आपका सर्टिफिकेट का जो इशू है, 2 वीडियो मैंने डाले हुए हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए भी एक मैंने क्लैरिफिकेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो डाल दिया था। इन 2 वीडियो से आपका कैटेगरी वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कास्ट सही से भरिएगा आप। डेट ऑफ बर्थ ध्यान से, जो क्लास 10th की जो मार्कशीट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, क्लास 10th की जो मार्कशीट है उस पर जो डेट ऑफ बर्थ पड़ा होगा वही फिल कर दीजिएगा। और जो नाम है आपका वो भी क्लास 10th में
जो मार्कशीट पे लिखा हुआ है वही आप उस पर एंटर करिएगा। भले अगर आपका 12th में या ग्रेजुएशन में जो आपका नाम है उसमें किसी में सरनेम गायब हो गया हो, लेकिन जो 10th में है आप वही भर के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करिएगा। वरना डिपार्टमेंटल डीवी के अंदर आपको ये जरूर ऑब्जेक्शन का पॉइंट बन जाएगा, वो सीधा उनकी नज़र वहाँ पड़ेगी और वो कहीं ना कहीं आपका वो रिमार्क डाल करके आपके डोजियर एसएससी को भेज देंगे फर्दर प्रोसेस के लिए। अगली जो चीज़ है यार वो है एज रिलैक्सेशन को लेकर के। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी है जैसे कि SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, इनके लिए एज में छूट रहती है, अपर एज में छूट रहती है। दो तरह की पोस्ट है एसएससी के अंदर, एक वो जिसकी एज क्राइटेरिया 27 साल है और एक वो जिसकी एज 30 है। अगर आप इनमें से 27 वाला भी पार कर चुके हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 30 भी पार कर चुके होंगे, तो आपकी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलता है आपको, अगर आपको 5 साल का मिल रहा है तो आप 27 वाली जो पोस्ट है यानी कि जिसकी उम्र 27 भरने की है आपका, वो आप 32 साल की आपको छूट मिल जाएगी, 32 साल तक वाले एलिजिबल होंगे। और जिसके लिए अपर एज लिमिट 30 साल है उसके लिए आप 35 साल तक की आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसी तरह से बाकी अदर कैटेगरी 3 साल और जिनका अदर है वैसा ही छूट आपको अपर एज में मिल जाएगी। जब आप फॉर्म भरेंगे और जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं वहाँ पर आपका एज कैलकुलेट करके बता देगा। सपोज करते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं और आपका एज वो बता रहा है 30 साल और कुछ महीने हो गए यानी 30 क्रॉस हो चुका है आपका, तो आप ना तो 27 वाले के लिए एलिजिबल हुए ना 30 वाले के लिए हुए। अगर मानते हैं कि अगर आप OBC या SC ST से बिलोंग करते हैं तो अगर आप एज रिलैक्सेशन वहाँ रहता है, सीकिंग एज रिलैक्सेशन का कॉलम रहता है और आप अगर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे वहाँ पर आप 27 वाले का 32 और 30 वाले के लिए 35, आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जब पोस्ट प्रेफरेंस भरना होगा तो आप सभी पोस्ट 27 वाली एज और 30 एज वाली दोनों ही भर पाओगे। एक अदर पोस्ट है GSO के लिए, उसकी अपर एज 32 है। अगर आप GSO वाला पेपर देते हैं तो देन आप उसके लिए भी एलिजिबल रहोगे। लेकिन एज रिलैक्सेशन को लेकर एकदम ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपकी एज क्रॉस हो चुकी है, 27 से ज़्यादा है या 30 से ज़्यादा है, तो अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिसमें एज की छूट मिलती है तो उसको ज़रूर आप ऑप्ट कर लीजिएगा। अगली जो गलती करते हैं कैंडिडेट सबसे ज़्यादा, वो परसेंटेज और रोल नंबर को लेकर के। जब मैं पोस्ट प्रेफरेंस कवर करता हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस में कॉल पे जब बातें होती हैं सबसे ज़्यादा यही सवाल रहता है, या बीच में भी जब एग्जाम का टाइम फेज रहता है कि सर मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में जो है परसेंटेज ग्रेजुएशन का गलत भर दिया, 10वीं का रोल नंबर मैंने गलत भर दिया। तो अभी समय है एप्लीकेशन फॉर्म में, इसका ये मतलब नहीं कि आप गलती कर ही दो, इसीलिए वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप बीच में पैनिक सिचुएशन में ना रहो। तो पहले बता दो, अगर आपसे गलती फील होती है तो अगर रोल नंबर गलत हो गया, परसेंटेज गलत हो गया, चाहे 10वीं का, 12वीं का या फिर ग्रेजुएशन का, उससे कोई दिक्कत नहीं रहता। परसेंटेज चेक नहीं करा जाता, रोल नंबर चेक नहीं करा जाता। अगर रोल नंबर गलत भी भर गया आपका तो वो आपका कोई इशू नहीं करेगा कि आपकी ज्वाइनिंग या आपका डोजियर एसएससी को वापस कर दिया जाए। लेकिन फिर वही बात है कि आप अभी भर रहे हैं तो जो गलतियाँ, कॉमन गलतियाँ होती हैं उसमें ये गलती बहुत ज़्यादा रहती है, फ्रीक्वेंट गलतियाँ रहती हैं ये, तो आप इसको समय रहते ही आप इससे बच के रहिएगा। अगली जो चीज़ है वो ईमेल और जो आपका एड्रेस है। देखिए ईमेल और एड्रेस इसलिए ज़रूरी मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सपोज करते हैं आपको कोई मिनिस्ट्री मिल गई, राइट, तो आपका जो करस्पॉन्डेंस होता है मिनिस्ट्री आपके ईमेल पर करती है। अब जो घर पे कागज़ आया करता था आपका अटेस्टेशन फॉर्म, एक डॉक्यूमेंट आता है जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट भेजता है, वो भर के भेजेंगे आप, फिर तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती है। तो वो ज़्यादातर डिपार्टमेंट ईमेल पे करती है। ज़्यादातर ई ऑफिस आप जब ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे कि गवर्नमेंट ई ऑफिस की तरफ जा रही है, तो पेपर बचाया जा रहा है तो आपके मेल पर आएगा। बहुत सारे कैंडिडेट के रहते हैं कि सर मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म में ईमेल डाला है वो मेरा ईमेल अब लॉगिन नहीं हो पा रहा है, उसका क्रेडेंशियल मैं भूल गया हूँ। तो ध्यान रखिए अपना जो ईमेल है जो आप यूज़ करते हैं उसको सेव करके रखिए। अगर आप नए हो, जो अभी तक यूज़ नहीं करते आए हो ईमेल, तो एक ऐसा ईमेल बना के रखिएगा जो आपको आगे एसएससी के फॉर्म में भी और आगे जब नौकरी में भी आप आओ तो उसको यूज़ करिएगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका ईमेल। रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका और बाकी अदर डिटेल भी एसएससी की तरफ से भेजी जाती है। तो ईमेल को लेकर के आप अभी से ध्यान रखिएगा कि एक सही सा ईमेल बना लीजिएगा। उसका पासवर्ड आप चाहो तो लिख के रखिएगा कहीं पर या उसको सेव करके रखिएगा, इससे फ्यूचर में आप उसको भूल ना पाओ। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कई सारे आईडी बना लेते हैं, उसको भी ऐसे ही मतलब कॉमन से समझ के बनाकर छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी गलती ना करिएगा, आगे आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। बात करें अगर हम एड्रेस को लेकर के, देखिए एड्रेस को लेके ये रहता है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म में मैं एड्रेस कौन सा डालूं। अभी हम जहाँ रह रहे हैं हो सकता है कि आप चेंज कर दो उसको, या 2 साल बाद अगर आपका डिपार्टमेंट में डीवी हो रहा है और आप यहाँ से खाली करके कहीं और चले जाओ। तो देखिए अगर आपको एड्रेस को लेकर के रहता है तो पहले बता दो मैं आपको कि जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, पत्राचार वाला,
बाकी की जितनी चीज़ें होंगी आपके घर पे, जो ज्वाइनिंग लेटर आता है या अटेस्टेशन फॉर्म जो बाई पोस्ट आते हैं, वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर ही आता है। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप ठीक रखिएगा। अगर आपके मतलब दादाजी वगैरह या फिर आपके जो पेरेंट्स का जो घर है, गांव है, जहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स बने हैं, वो कोई अलग है आपका, तो परमानेंट एड्रेस में उसको रखिएगा और इस वाले को करस्पॉन्डेंस एड्रेस में रखिएगा। अगर आप यहाँ से रेंट पे रह रहे हो, यहाँ से चेंज भी कर लेते हो बाद में, अगर आप ये घर बेच करके, कई लोग का ऐसा रहता है कि ज़मीन हमारी बिक जाएगी या हम यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एड्रेस का कोई इशू नहीं है कि आपका जहाँ पर एड्रेस भरा हुआ है वहाँ पर आपका रहना आपका ज़रूरी है। अगर बाद में उसको आप चेंज भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो भरिएगा करस्पॉन्डेंस एड्रेस में वो डालिएगा जहाँ पर आपके लेटर रिसीव हो जाए। पिन कोड सही डालिएगा। अगर 2 एड्रेस है आपके तो परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों को ही मेंशन करके रखिएगा। अगली जो चीज़ है, फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे लोग एप्लीकेशन का प्रिंट नहीं लेते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि एप्लीकेशन का जो प्रिंट होगा जब लास्ट में सबमिट होगा तो एक प्रिंट आउट आएगा जिसमें आपकी फ़ोटो लगी रहेगी, नीचे आपका सिग्नेचर भी होगा, बाकी जितनी भी डिटेल आपने भरी है वो सब कुछ आएगा। एसएससी का लोगो भी उसमें लगा रहता है। उसको आप एक बार वो सेव जरूर कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर के अंदर, उसको आप मेल पर भी भेज लीजिएगा। ये सब चीज़ें हमारे यूज टू में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आपको पड़ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर या पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर कुछ डिटेल्स अपनी जानने के लिए कि क्या मैंने कहीं ये भर दी वो भर दी, क्या मैंने एज रिलैक्सेशन लिया कि नहीं लिया, उसको लेकर बीच में परेशान बहुत रहते हो, राइट। आप एग्जाम को छोड़ करके बहुत सारे मैसेज आते हैं। आप अगर मेरा टेलीग्राम का देखोगे मैसेज या फिर यूट्यूब कमेंट में देखेंगे आप, तो बहुत सारे मैसेज रहते हैं इन्हीं सब चीज़ों को लेके। कैंडिडेट एग्जाम से ज़्यादा इन चीज़ों को लेके परेशान रहते हैं कि सर मेरा ये गड़बड़ हो गया, कहीं मुझे निकाल ना देंगे नौकरी से। और एक थोड़ा सा हमारा परिवार का भी ऐसा बैकग्राउंड का रहता है थोड़ा सा, कि थोड़ा डरा ही रहता है कैंडिडेट, जो लोग खासकर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इसीलिए मेरा ये वीडियो अभी स्टार्टिंग में डालना बहुत ज़रूरी रहा है। हो सकता है ये कुछ लोग जो सुन रहे हो इस वीडियो से उनको हेल्प मिलेगी। और आखिरी जो चीज़ है, बहुत ज़रूरी जो चीज़ है, वो ध्यान सुनिएगा कि जो लोग नए होंगे कि आप लास्ट डेट का वेट ना करिएगा कि 24 तारीख लास्ट डेट है तो मैं 22 तारीख को संडे पड़ रहा है या सैटरडे पड़ रहा है, आराम से बैठ के एसएससी का फॉर्म भरूंगा। देखिए एसएससी की जो साइट है वो लास्ट के 5-6 दिन हैंग कर जाती है, बिल्कुल नहीं खुलती है। उसका जो हिस्ट्री रहा है ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है लास्ट के दिनों में। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप ये ना सोचो कि जितनी वेबसाइट आप देखते हो कि गूगल का भी खोल लिया आपने, बाकी हर एक साइट चल रही है, वैसे एसएससी की साइट चलती है, तो ऐसा नहीं है। लास्ट के 5-6 दिन बहुत हालत ख़राब रहती है, आप वहाँ तक वेट ना करिए। पेमेंट को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है लास्ट टाइम पर, तो आप 18-19 हार्डली 20 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा, उसका प्रिंट ले करके प्रिपरेशन पर फोकस करिएगा। बाकी एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ खासकर मेडिकल को लेकर के। कई सारे लोग आप में से होंगे, कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि सर मेरे साथ ये दिक्कत है मेडिकल की, बहुत सारे इंस्पेक्टर की पोस्ट है, बहुत सारी डिफेंस की जैसे लिखा हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लिखा हुआ, क्या उनमें दिक्कत आएगी आपको? आप सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो? कि अभी आप पढ़ाई से ज़्यादा इन पोस्टों पे ज़्यादा रिसर्च मारते हो, और जो लोग ये बीमारियों से लेके परेशान होते हो कि मेरे को टीबी हो गया, मेरे के बॉडी में ये दिक्कत है, क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, एक वीडियो में डालूंगा इस पर। जितने भी सवाल आपके मेडिकल से रिलेटेड होंगे कमेंट में छोड़ दीजिएगा, तो कोशिश करूंगा कि उन सारे सवालों को उस वीडियो में लेकर के आपको कर दूँ। बाकी और किसी तरह की हेल्प चाहिए होगा कमेंट में डालिएगा। ट्विटर प्रोफाइल का लिंक दिया है, वहाँ मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करके रखिएगा।